मॉब लिंचिंग हुई, हरियाणा में हुई, राजस्थान में हुई, झारखंड में हुई, सारे के सारे लोग पसमानदा में, लेकिन कोई भी एमपी मेंबर पार्लियामेंट में हमारे 10-11 मिनट है, कोई भी मुसलमान वहां गया नहीं घटना, सामान का मामला आया था। तो इस तमाम मौलाना लोग राहुल गांधी को घेर करके, राजीव गांधी को घेर करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा दिए। ट्रिपल तलाक आया, बाबरी मस्जिद का मामला आया, कौन जाता है मोहन भागवत से मिलने के लिए? कौन गया था मोहन भागवत से मिलने के लिए? यहाँ जब के जो सदर है वो गए, करना है ना हमको, फिर से खड़ा होना, आज नहीं तो कल हमारा समाज खड़ा होगा। हम लोग लगे हुए, पहले तो हमने इक्का दुक्का थे, अब तो आप देखिए इसको आरएसएस के पास पहुंचा देता हूँ। सबसे ज्यादा इसको किताब पर चूक करेंगे, देखिए मुसलमानों में कितना जाति। आपसे पहले ये आरएसएस के यहाँ पहुंच गई है। मेरे साथ अली अनवर साहब हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, 2 बार संसद में रहे हैं, पूरे देश में लोग इनको जानता है। लेकिन जो एक खास बात है, पेशे से पत्रकार भी रहे हैं, लेखक भी रहे। ये किताब है मसावात की जंग, ये दूसरा एडिशन छप रहा है, नए साज सज्जा में आया है। इस देश में लगातार राजनीतिक सामाजिक चीज़ों जो दर्शन है, जो राजनीतिक है, जो सामाजिक फिलॉसफी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें छुपाई जाती है, चाहे वो आपको धर्म को लेकर हो या जाति को लेकर हो, उसी को उधेड़ने की कवायद है। और अली अनवर साहब ने कभी किसी चीज़ को छुपाया नहीं है, जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, डंके की चोट पर रहे हैं। क्या है इस किताब में, मैंने किताब को पढ़ा नहीं है तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो अली अनवर साहब है उन्होंने इसको लिखा है, क्यों ये ज़रूरी है और ख़ासकर किन लोगों के लिए ज़रूरी है, इसी पर बात करेंगे। सर, ये दूसरा एडिशन है, क्या है इस किताब में? देखिए, मुझको खुशी है कि गैर मुस्लिम समाज के जो न्यायप्रिय और सामाजिक न्याय धारा और समता की बात करते हैं, उसके कई लोग यहाँ, दिलीप मंडल जी भी थे, प्रोफेसर रतनलाल जी भी थे, अरविंद मोहन जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस तरह से अरुण मांझी साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो थे। अनीस अंसारी साहब एक स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं सहारनपुर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के। ये तमाम लोगों ने मिल करके जॉइंटली इस किताब को, कठेरिया साहब थे, रिटायर्ड IAS हैं, लेखक हैं, उन सब लोगों ने जॉइंटली इसको ये किया है। तो हमारी जो बात है, मुस्लिम समाज आज दिन भर, हमारे पसमानदा समाज का राष्ट्रीय कुछ अग्रगणी नेता यहाँ बैठ करके इस पर विचार विमर्श किए हैं, तो इस किताब में भी है। और आज ये राजनीतिक ज़रूरत है, सामाजिक ज़रूरत है। अगर देश को बचाना है, सामाजिक न्याय और भारत के संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के मान को रखना है, तो हम लोगों को इस लड़ाई को, जो सामाजिक बराबरी की लड़ाई है, इसको और तेज़ करना होगा। और मुस्लिम समाज के अंदर में जो पसमानदा, पिछड़े और दलित मुसलमान हैं, उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, इसको पहले से हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं। अभी एक बड़ी समस्या जो है, जो उभर करके आई है, और वो है सांप्रदायिकता का सवाल, वो है कट्टरपंथ का सवाल, वो है कठमुल्लापन का सवाल। ये सब सवाल जिस समय आज़ादी के समय, जिसके चलते देश का बंटवारा हुआ, सावरकर की विचारधारा और दूसरी तरफ जिन्ना की विचारधारा, और दोनों ने मिल करके और देश को बांट दिया, जिसका दंश आज तक हम लोग झेल रहे हैं। अब तो संविधान तक गला
उन ताकतों का चला गया है कि वो उसका भी गला दबा दें, संसद का गला दबा करके ख़त्म कर दें। आज बेमानी हो गया है सब कुछ। तो संविधान को उलट फेर और तहस नहस करने की कोशिश, उसको जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश हो रही है। और इसमें उसी तरह से उस समय सावरकर और जिन्ना थे, और इस समय बीजेपी की सरकार है, संघ परिवार उसके पीछे है, ओवैसी साहब जैसे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो उसके खिलाफ उस समय भी हमारे पुरखे लड़े हैं, हम लोग आज भी इस लड़ाई को आगे। अली अनवर साहब, सावरकर की सरकार तो चल रही है, दिखती भी है, जिन्ना कहाँ बच गया देश में? नहीं, जिन्ना की विचारधारा बच गए, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो आबादी कम है, तो मूस मोटई हैं, लोढ़ा हुई हैं, हम लोगों के यहाँ कहा जाता है। तो वो हैदराबाद में उनकी सीट तो जितना बढ़ सकते थे बढ़ गए, उतनी ही रह गई। लेकिन बीजेपी को बढ़ा करके 4 से और 49 पहुँचा दिया। तो ये काम वो करते हैं। बिहार में भी काम किया, झारखंड में गए थे, वहाँ नहीं सफल हुए। रिप्रेजेंटेशन का सवाल तो है ना सर। मुसलमान को आप कब तक वोट बैंक समझिएगा? कम से कम बीजेपी खुलेआम पेट पर हमला तो करती है ना। कांग्रेस तो पीठ भी पोसती थी और दंगे भी होते थे, सबसे ज़्यादा दंगे हुए। आखिर मुसलमानों की भागीदारी नहीं मिलेगी किसी भी जो सो कॉल्ड लिबरल पार्टियां हैं, सेकुलर पार्टियां हैं, तो मुसलमान अपनी लीडरशिप की तरफ तो बढ़ेगा ना सर। अगर देश का सारा मुसलमान एक जगह वोट करेगा तो कोई भी पार्टी मजबूर होगी ना उससे गठबंधन करने के लिए। आप टेकन टू बी ग्रांटेड कब तक बने रहेंगे? जैसे दलित समाज टेकन टू बी ग्रांटेड था, कभी कांग्रेस का रहा, आज बीजेपी का है, उसके पास भी लीडरशिप नहीं है। जाति का जो मसला है मुसलमानों में, हमें तो नहीं लगता कि कोई मुसलमान अब किसी मुसलमान से कहता हुआ कि हम शादी नहीं करेंगे या तुम्हारा आरक्षण छीन। कोई अशरफ मुसलमान कहता है क्या कि दलित मुसलमान का आरक्षण छीन लेंगे? हाँ, दलितों में ये चीज़ होती है, लेकिन हम बात आज मुसलमानों पर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, 2 चीज़ है। आप ये सही कह रहे हैं कि एज ए होल पॉलिटिकल जो स्फीयर है उससे मुसलमान गायब हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि उसमें जो पसमानदा मुसलमान हैं, मार भी उनकी सबसे ज़्यादा पड़ती है, संख्या भी उनकी है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन है, चाहे प्रशासन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पार्लियामेंट असेंबली हो, उसमें नगण्य है, नहीं के बराबर है। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी का हिस्सा हम छीन नहीं रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारी आबादी के हिसाब से हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। और ठीक हिंदू समाज की तरह से, जो हिंदू समाज तो पिछड़े, दलित, इस तरह का सिस्टम बन गया है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम से कम उनका हो जाता है, लेकिन हमारा तो नहीं है। जुडिशरी में कई मुसलमान चीफ जस्टिस भी हो जाते हैं, कई मुसलमान चीफ सेक्रेटरी भी, होम सेक्रेटरी भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा आदमी नहीं होता है। इसके लिए किसको IPS होता भी है। इसके लिए अशराफ मुसलमान कैसे जिम्मेदार है, ये तो साबित कीजिए। जैसे SC ST OBC के लिए जनरल कैटेगरी के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है, जो OBC मुसलमान है, उसके लिए अशराफ मुसलमान कैसे जिम्मेदार है? वो तो उसके आरक्षण के विरोध में नहीं खड़ा होता है। सवर्ण जो है वो सीधे तो नहीं करता है, सरकार करा देता है। सीधे भी जब तब करता है, हमारे लोग सीधे करते हैं। हाँ, हमारे लोग भी सीधे करते हैं। जैसे बताइए। जैसे हम बताते हैं, तो आज तक मुसलमानों की कोई रैली नहीं दिखी आरक्षण की। सुन लीजिए, जब हमने पसमानदा तहरीक शुरू की, बजाबते संगठन बना करके, तो उन लोगों ने इसको खतरनाक घोषित कर दिया। हमारे एक साथी का प्रोफेसर खलील अहमद रैनी का मर्डर तक हुआ। मस्जिदों में खुतबा होने लगा कि ये मुसलमानों को बांटने की बात हो रही है। मुसलमान तो सब एक है, उनका कहना था नबी एक है, कुरान एक है, अल्लाह एक है, मुसलमान एक है। और इसी बात को कोई लालू यादव और कुछ दूसरे लोग भी रटने लगे थे। तो हमारे कहने का आप देख लीजिए, मायावती की पार्टी में जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो कौन है, लालू जी के पार्टी में कौन होते हैं, अखिलेश सिंह की पार्टी में कौन होते हैं, बीजेपी वाले कौन? बीजेपी में भी वही है। बीजेपी, और वो लोग को बीजेपी में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको देखिए, एक पसमानदा की जो बात करता है उसको जानने में, दिल से जो बात करता है, उसको लगा उसको लात मारते देखिए।
जो चीज़ पर हम लात मार दिया उसके लिए मक्खी की तरह भन बना रहे हैं कि एगो एमएलसी बना दे, कुछ निगम बोर्ड का चेयरमैन बना दे। कौन बनता है? बीजेपी भी बना रही है। ऐसे ही लोगों को सैयद शाहनवाज हुसैन ये आप लोग पर गंभीर आरोप लगा है कि आप लोग एक तो ऐसी बहुत बुरे हालात में मुसलमान, ऐसी स्थिति है कि वो चिकन लेके जाते हैं तो कह देते हैं कि बीफ है, और कहा कि आप लोग उस मुस्लिम को, एक तो ऐसी वो कम्युनिटी, पता नहीं चल रहा है कि वोट किसको कहाँ दे। कहीं ममता बनर्जी ठग रही है, कभी नवीन पटनायक ठग रहे हैं, कहीं लालू अखिलेश जी भी उनके कोई बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। हम सही बात कर रहे हैं। ये इसी त्रासदी को, इस सितम जरीफी को हम लोग झेल रहे हैं। मॉब लिंचिंग हुई, हरियाणा में हुई, राजस्थान में हुई, झारखंड में हुई, सारे के सारे लोग पसमानदा मुसलमान थे। लेकिन कोई भी एमपी मेंबर पार्लियामेंट में हमारे 10-11 मिनट की हमारी तकरीर है, कोई भी मुसलमान वहां गया नहीं घटनास्थल पर। एक साहबानों का मामला आया था तो इस तमाम मौलाना लोग राहुल गांधी को घेर करके, राजीव गांधी को घेर करके और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा दिए। ट्रिपल तलाक आया, बाबरी मस्जिद का मामला आया। कौन जाता है मोहन भागवत से मिलने के लिए? कौन गया था मोहन भागवत से मिलने के लिए? यहाँ जमीयतुल उलमाए हिंद के जो सदर हैं वो गए थे, और दूसरे धड़े के सदर गए थे, महमूद मदनी साहब गए थे अमित शाह से मिलने। कोई अली अनवर तो नहीं गया। क्या करने की जरूरत है? सॉल्यूशन क्या है? समस्याएं तो करने की जरूरत है कि दो तरह की लड़ाई है। हम जो पूरे देश की जो दलित, पिछड़े, हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, हमारा नारा ही है कि दलित एक समान हिंदू हो, या दलित पिछड़ा एक समान हिंदू हो या मुसलमान। यही हमारा नारा है। हमारा ये नारा है कि हम जज्बाती सवालों में, उत्तेजक बातों में, भावनात्मक बातों में नहीं जाते हैं। हमारा सवाल है कि रोजी रोटी, सामाजिक बराबरी, सत्ता में हिस्सेदारी और मुस्लिम समाज का डेमोक्रेटाइजेशन। जब उनके समाज को डेमोक्रेटाइज करना, महिलाओं को सम्मान, और हमने नारा दिया था, हमारा नारा है कि वोट हमारा, फतवा तुम्हारा नहीं चलेगा, फतवा तुम्हारा नहीं चला। ये हमने नारा दिया। तो आपकी किताब में मैं देख रहा हूँ, मजलिस अमला के सदस्य फहरिस्त एक है तो अंसारी फ़हीमुद्दीन अहमद। आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिटी ही नहीं है। मौलाना यूसुफ, ये अंसारी तो पसमानदा ही। हाँ, इसीलिए उसमें कुल गिन करके देख लीजिए, आटा में नमक के बराबर भी नहीं है। आज जानते हैं कि जैसे दलितों को हिंदू, जो अपर कास्ट के लोग, जो हाथ उठाने वाला, जूता उठाने वाला, पिकदानी उठाने वाला, दंडवत करने वाला दलित होता है, उसको पार्लियामेंट भेजते थे, हरवाह, चरवाह, बनियार को भेजते थे। तो किसी तेज आदमी को वो लोग भी जाने नहीं देता। आपको क्या लगता है? आप लोग ओवैसी साहब पर बात कर रहे थे, मैंने सुना ओवैसी आज के डेट में चैनल ने उनको एक तरफ संबित पात्रा, दूसरी तरफ ओवैसी, दो ही नेता हैं इस देश में। आप लोग तो, आपको ओवैसी जी से क्या तकलीफ? हमारी ओवैसी जी से तकलीफ वही है कि जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, वो वही विचारधारा मुस्लिम, जो ही आप कहिए कि मुसलमानों एक हो जाओ किसी रूप में। मोदी भी बहुत से ये काबिल, माने बहुत हिसाब से छिपा के सब बात बोलते हैं। जिन्ना भी वैसी साहब से काबिल थे, वो भी बहुत कायदे से बात करते थे, ये भी बहुत कायदे से। लेकिन इनकी जो सियासत है, इनकी जो राजनीति है, इनका जो लीडरशिप है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू ब्राह्मणवादी हैं, वही मुसलमानों के ब्राह्मणवादी। आप जो बात कर रहे हैं समता की, न्याय की, ये राजनीतिक रूप से आप बहुत घाटे में रहेंगे अली अनवर साहब। घाटे में चल ही रहे हैं, सदियों से चल रहे हैं, हजारों साल से चल रहे हैं। लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। करना है ना हमको, फिर से खड़ा होना। आज नहीं तो कल हमारा समाज खड़ा होगा। हम लोग लगे हुए हैं। पहले तो हमने इक्का दुक्का थे, अब तो आप देखिए। इसको आरएसएस के पास पहुंचा देता हूं, वो सबसे ज़्यादा इसको किताब पर ट्वीट करेंगे कि देखिए मुसलमानों में कितना जातिवाद है। आपसे पहले ये आरएसएस के यहाँ पहुँच गई है। और मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, राकेश सिन्हा जो आरएसएस चिंतक हैं, उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट भी अब हैं,
वो उन्होंने लाइव टेलीकास्ट में कई बार इस बात को, अभी हाल में एक चैनल पर उन्होंने कहा कि भाई अली अनवर साहब की ये किताब है। लेकिन यही तो खूबी है कि हम इस तरह से काम कभी नहीं करेंगे कि हमारी बात का वो इस्तेमाल कर ले। हम ओवैसी साहब एक जिस तरह से वो करते हैं, मीडिया में स्पेस है, जिस तरह से वो बात करते हैं, आपको इसमें बीजेपी की कोई कॉन्स्पिरेसी लगती है कि जानबूझकर उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है? देखिए, जो भी एक्सट्रीम लोग होते हैं वो जाने अनजाने एक जगह पहुंच जाते हैं, एक ही धारा पर। वो आउटकम क्या है, वो जो राजनीति कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या रहा है, बीजेपी उससे खुश है। बीजेपी, देखिए, क्राइम का भी नियम है। कोई क्राइम होगा, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वो देखती है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, इस मर्डर का लाभ किसको हुआ, जो इकोनॉमिक क्राइम हुआ इसको फायदा किसको हुआ, समझ रहे हैं ना। तो इसको फायदा हो रहा है। एक जमाने में सैयद शहाबुद्दीन ने जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी और बनाया था, उसका वाजपेयी जी को और उस समय के बीजेपी को फायदा हुआ। मजाक में एक निकला था कि आरएसएस बीजेपी के कार्यालय में उनका शहाबुद्दीन साहब का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। तो ये बात भले ये मजाक में कही गई हो, लेकिन ये बात सही थी कि उनके चलते फायदा हुआ। कुछ राज्यों में जो पसमानदा मुसलमान है उनको तो ओबीसी कैटेगरी में डाला गया है, शेड्यूल कास्ट में भी है, मेरी जानकारी नहीं। हाँ, शेड्यूल कास्ट में आपको लक्षद्वीप में है, एक ही स्टेट है जहाँ बिहार में ओबीसी है, बिहार में ओबीसी सब जगह, कई राज्यों में बिहार में है। मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन पूरे देश में है। मुस्लिम की का 80%, उसमें मैक्सिमम पसमानदा समाज के 80% of the total Muslim population is already covered in अदर बैकवर्ड क्लास। तो एक सवाल तो है, जब आरक्षण बचाने की लड़ाई चलती है तो ये मुस्लिम समाज तो उसमें नहीं दिखता, वो विरोध में नहीं खड़ा होता आरक्षण के, लेकिन वो आंदोलन में दिखता नहीं। नहीं दिखेगा, राजनीतिक चेतना आएगी तब न। कल तक तो उसके नेतृत्व में, आज भी उस ज्यादातर उसके नेतृत्व में चला जाता है। यही तो काम हरकुलियन टास्क। ये शादी ब्याह भी बोला, एक मेरे दफ्तर में हमारी कलीग थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग ये अंसारी से शादी नहीं करते हैं। तो तब मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली थी। तो क्या आज भी ये सब चल रहा है? साथ खाना, IPS हो जाते हैं, अच्छी नौकरी में चले जाते हैं, तो उनको लोग टेकने की कोशिश करते हैं वहाँ। बाकी जो स्थिति इधर है, वर्ण व्यवस्था है उधर ही। हमारी बहनों को, बेटियों को ले जाना होता है तो कहते हैं कि हमारा हड्डी खराब हो जाएगा, सिजरा मिलाना कहते हैं, सिजरा मिला जाने लगते हैं। हालांकि अपवाद छोड़ दीजिए, अपवाद तो सब जगह, हाँ नमस्कार, अपवाद तो सब जगह होता है, अपवाद की बात सब जगह है, अपवाद से तो नियम नहीं न बनता है जी। तो अगर भारत में, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि भारत में जाति जो है वो जाति नहीं है, सारे धर्मों में वर्ण व्यवस्था घुसा हुआ है, जाति घुसा हुआ है। अली अनवर साहब लगातार उस पर काम करें। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा, SC ST OBC माइनॉरिटी का जो टर्म है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और ये चौंकाने वाली चीज़ें हैं, मतलब अच्छा दुनिया के किसी और इस मुस्लिम देश में, जो इस्लामी देश हैं, वहाँ भी जाति है क्या? इस तरह की व्यवस्था है? सब जगह है। ये देखिए, नेचुरल है, हर जगह है। अगर नहीं हो तो भारत के जातिवाद को भी जस्टिफाई कर देना चाहिए जब पूरी दुनिया। यही एक फ़र्क है, जो बहुत बारीक फ़र्क है, कि जो हमारे प्रॉफिट की टीचिंग है उसमें ये बातें नहीं है। पैगंबर साहब तो इस तरह की चीज़ है, वो तो बहुत प्रोग्रेसिव और इसके खिलाफ लड़े। और उसकी मिसाल हम बताते हैं, मौलाना लोग नहीं बताता है, समझ रहे हैं, अरबी में है। वो मस्जिदों में हज्जतुल विदा का खुतबा, हज्जतुल विदा कहते हैं, जो आखिरी स्पीच जुम्मे की नमाज में हुई प्रॉफिट की, उसको हज्जतुल विदा का। उसके बाद वो दुनिया से पर्दा कर गए। साहब के बारे में क्या? हाँ, तो उन्होंने कहा कि न गोरे को काले पर, न काले को गोरे पर, न अरबी को अजमी पर, न अजमी को अरबी पर कोई फौकियत, कोई बरतरी,
कोई सुपरमेसी हासिल नहीं है। अगर है तो तकवा की बुनियाद पर। तकवा का क्या माने है? कौन ईमान वाला है, कौन डरने वाला। ईमान वाले का क्या मतलब है? उसको गरीब परवर होना है, उसको इंसाफ पसंद होना है, उसको सबको भाई समझना है। क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है मुस्लिम रिलीजन में धर्म के आधार पे? जैसे मैं एज ए हिंदू तो वर्ण व्यवस्था जानता हूँ, उसमें किस किस आधार पे है। आप एज ए मुस्लिम क्या इन सब ये सारी बातें हैं, या इसमें सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आंकड़ा आपने दिया है इस किताब में? यही सब बात है, बहुत आंकड़ेबाजी में हम नहीं गए हैं। देखिए आप एक तो जान लीजिए कि हिंदुओं में कोई ऐसी जात नहीं है शायद जो मुसलमानों में नहीं है। कई जगह नाम बदल करके भंगी भी हैं, भले उनका नाम हलाल खोर हो। खुश हूँ, मैं तो बचपन से पढ़ा था कि कबीर जुलाहे थे, तो वो तो है। हाँ, तो ऐसा दिमाग बना दिया कि मुसलमानों ने भी कबीर को रिजेक्ट कर दिया। समझ रहे हैं, वो ब्राह्मण जो वादी चेतना है, कबीर को नहीं पढ़ने दिया, उनके पास नहीं जाने। सिर्फ मुसलमानों ने कबीर को इग्नोर किया चूंकि वो जुलाहे। हाँ, और बहुत चले गए, दूसरे लोग भी चले गए। धर्म का अफीम जो कहते हैं वो नशा मैंने अपना चढ़ा के कर दिया। लेकिन ये बात है हमारे समाज में। इसकी हिदायत प्रॉफिट ने करी अपने ज़िंदगी में। जो कदम उठा सकते थे उस समय के हालात के मुताबिक उठा दिए, वो जितना कर सकते थे किया। अभी ये जाति को लेकर आपने कहा, तो आबादी के हिसाब से बात करें तो भारत में अशराफ कितने हैं और पसमानदा कितने? जो हिंदू समाज का रेशियो 80-20 वही है हमारे यहाँ। अशराफ 20 है। लेकिन अगर अचीवमेंट की बात करें, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, लीडरशिप, तो उसमें सब अशराफ का रिप्रेजेंटेशन 99%। तो ये सेम चीज़ चल रहा है। सेम चीज़ चल रहा है। कैसे ठीक होगा? जगेंगे, जब तक लोग नहीं जगेंगे नहीं ठीक होगा। एजुकेशन लिटरेसी कितना है? मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए, मायावती मुख्यमंत्री हुए, बीपी सिंह नहीं आते तो मंडल कमीशन शायद किसी इन लोगों में से कोई बनता तो नहीं कर पाता, तो वो हुए, लालू यादव हुए। लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा है? आप तो नीतीश जी के साथ भी काम किए हैं, लालू जी को भी जानते हैं। अगर बिहार के लिहाज से बात करें तो क्या इन दोनों की समझ थी पसमानदा को लेकर? किसको गरज है? कोई नहीं समझेगा जब तक हम लोग अपने नहीं खड़ा होंगे। तब तक देखिए, अंबेडकर साहब का जब तक दलित नहीं खड़े हुए तब तक अंबेडकर साहब की जो का पोर्ट्रेट है पार्लियामेंट में नहीं लगा, मूर्तियां नहीं बनी। आपकी क्या योजना है, कैसे इस ताकत के मुताबिक खोज रहे हैं, जहाँ जहाँ देश भर में आग है उसको खोज रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं दानिश्वरों का, इंटेलेक्चुअल का, एकेडमिशियन की वही हालत है जैसे हिंदू वर्ण व्यवस्था में है, SC ST OBC की, वैसे ही पसमानदा। सबसे ज़्यादा जेल जाते हैं हमारे लोग, सबसे ज़्यादा दंगे में मरते हैं, सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग में मरे हैं, सबसे ज़्यादा बीमार हैं हमारे लोग। तो ये सबसे ज़्यादा लोग हमारे ही लोग हैं। लेकिन अभी चेतना की कमी है इस काम में। देखिए, दलित आंदोलन को आप देखिए, OBC के समाजवादी आंदोलन, उसमें लाखों लोग दीवानगी के हद तक गए। अभी हमारे यहाँ मुश्किल है ये काम, इतना जकड़न है, तो उसको हम लोग लगे हुए हैं। और देखिए, सामाजिक जो बदलाव आता है सोच में, उस आंदोलन के लिए 100 साल, 200 साल, 500 साल बहुत ज़्यादा नहीं होता। हम लोग लगे हुए हैं। हमारी इतनी ही कामयाबी है कि एक शब्द जो हमारी तहरीक से निकला, पसमानदा, वो चल निकला है, वो लोगों तक गया है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे गाली मत दीजिएगा, मैं टुकड़े टुकड़े में नहीं तोड़ रहा हूँ समाज को। लेकिन अगर आप सही में किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो किसी घाव को इलाज करना पड़ेगा, उसको नासूर नहीं बनने देना पड़ेगा। तो प्लीज़ मुझ पर ये मत आरोप लगाए कि मैं मुसलमानों में जातियाँ ढूंढ रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, जाति जहाँ भी है उसको जाना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी तय होनी चाहिए। और मैं इस किताब को आज खरीदूंगा भी, पढ़ूंगा भी। मैं फिर कह रहा हूँ, एक एंथ्रोपोलॉजी के छात्र होने के नाते, एक सोशल साइंटिस्ट होने के नाते, अगर आप इस समाज को समझना चाहते हैं, इन सब कमज़ोरियों को दूर करना चाहते हैं, तो इनसे कटना नहीं पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और प्लीज़, मैं जानता हूँ नेशनल दस्तक के लाखों में संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अशराफ भी होंगे, पसमानदा भी होंगे। मेरी कोशिश आपको तोड़ने की बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे घर में अगर कोई अपंग है, जिसको आजकल दिव्यांग कहते हैं, हमारे घर में कोई लाचार है, बेबस है, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़ा हो। शायद ये किताब इसी मुद्दे पर है, तो इसको पढ़िए, समझिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है,
नहीं तो घाव जो है वो धीरे धीरे नासूर बन जाता है। शुक्रिया साहब कि आपने समय दिया, और ये पसमानदा शब्द भी आप ही नहीं जानते। माने ये तहरीक का मूवमेंट है। देखिए, एक शब्द होता है, ऐसा नहीं कि अचानक टपक जाता है, उसको चुन करके समय के अनुसार फिट, माने हम लोगों का ये शब्द माने सिक्का हम लोगों का चल गया। दलित शब्द एक दिन में नहीं आया, लंबे संघर्ष के बाद ये निकला। पहले नहीं समझता था, अब सब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। हमारे लोग भी अभी बहुत नहीं समझेंगे, उसी को दायरा को बढ़ाने की ज़रूरत है। और सियासी गलियारे में भी ये शब्द जा रहा है, लेकिन जब तक ज़मीनी ताकत नहीं बनेगी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो चलिए, मैं जरूर इस किताब को पढ़िए। मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला था, मेरे दफ्तर में एक ओबीसी कैटेगरी के मुस्लिम्स काम करते थे, हम लोग हमारे कलीग थे, और एक अशराफ जनरल कैटेगरी के मुस्लिम काम करते थे। और तब मुझे पहली बार पता चला था कि कास्ट सिस्टम भारत के हर रिलीजन में घुसा हुआ है और उस पर बात करने की ज़रूरत है। तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए, मसावात की जंग। मैंने पढ़ी नहीं, मैं भी आज ले रहा हूँ। और अली अनवर साहब ने लिखा है, एक विश्वसनीय चेहरा है, ट्रस्टवर्दी चेहरा है, बेदाग इनका पॉलिटिकल करियर रहा है, बहुत इजी टू रीच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शानदार किताब होगी, समझना चाहिए समाज को, और जब हम समाज को समझेंगे तभी सॉल्यूशन निकलेगा। बट प्लीज़ मुझे समाज तोड़ने का आरोप मत लगाइएगा, जाति का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा प्रकाशक, ये किताब कहाँ है सर? ये द मार्जिनलाइज पब्लिकेशन है, ये क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, मतलब फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, इस सब पे हैं? अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे है, अमेज़ॉन पे किताब है। और आप द मार्जिनलाइज पब्लिकेशंस के वेबसाइट से भी जाके इस किताब को ले सकते हैं। बहुत सस्ती किताब है, 350 रुपये किताब है, पढ़िए ज़रूर। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।